तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञान अर्जन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पे रीड लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की तैयारी कर रहे हैं। लेवल फर्स्ट के लिए हम जनरल नॉलेज जीके पढ़ रहे हैं और लेवल सेकंड में हम सोशल साइंस सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं। सोशल साइंस सब्जेक्ट में दोस्तों सबसे पहले मैंने पॉलिटी आपको स्टार्ट की है। लगभग 20-22 वीडियो पॉलिटी के यहाँ पे बन चुके हैं। तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको सिलेबस का टॉपिक बाई टॉपिक यहाँ पे कवर करवाऊँगी, एक भी चीज़ यहाँ पे नहीं छूटेगी। उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ। तो ये है हमारे पॉलिटी का सिलेबस, जिसमें भारत का संविधान और लोकतंत्र हम पढ़ चुके हैं। उद्देशिका पढ़ ली, मूल अधिकार मूल कर्तव्य पढ़ लिए, धर्मनिरपेक्षता पढ़ ली हमने, और सामाजिक न्याय ये सिर्फ जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें से ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब सरकार का गठन हम पढ़ रहे हैं, संसद हमने पढ़ ली, संसद के अंग लोकसभा और राज्यसभा हमने पढ़ ली, राष्ट्रपति पढ़ लिया, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद भी हमने यहाँ पे पढ़ ली। अब उच्चतम न्यायालय और राज्य सरकार बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ते हैं पंचायती राज और नगरीय स्वशासन, क्योंकि पंचायती राज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल 1-2 क्वेश्चंस पंचायती राज में से आते ही हैं, इसलिए पंचायती राज को हम ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। नगरीय स्वशासन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, फिर भी हम नगरीय स्वशासन का भी अध्ययन यहाँ पे करेंगे, लेकिन पंचायती राज का अध्ययन हम ज़्यादा विस्तृत तरीके से करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं पंचायती राज। अब देखो पंचायत राज का हम 3 तरीके से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे कि इतिहास में पंचायतों का विकास कैसे हुआ था। फिर हम संवैधानिक संदर्भ पढ़ेंगे कि संविधान में पंचायतों को कहाँ रखा गया है। फिर हम पढ़ेंगे राजस्थान के विशेष संदर्भ में त्रिस्तरीय पंचायती राज की राजस्थान में पंचायती व्यवस्था कैसी है। तो सबसे पहले इतिहास पढ़ेंगे, फिर इनका संवैधानिक संदर्भ पढ़ेंगे कि कैसे पंचायत को संविधान में जोड़ा गया, और फिर हम पढ़ेंगे राजस्थान में पंचायत। तो शुरू करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आज की वीडियो में हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी पढ़ेंगे दोस्तों। देखो, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसमें समूहन का भाव पाया जाता है। सबको पता है कि मनुष्य समूह में रहना ही पसंद करता है, जिसके चलते उसने अपने इर्द गिर्द के परिवेश में के प्रति और उसमें विशेष आकर्षण पाया जाता है। वस्तुतः स्थानीय स्वशासन उतना ही प्राचीन है जितना कि स्वयं मानव सभ्यता। होता है दोस्तों कि किसी भी स्थान को स्वशासित करके चलाना, मतलब एक प्रदेश का निर्माण करना, एक समूह का निर्माण करना और समूह को मतलब एक अनुशासन के रूप में चलाना। ठीक है, तो देखो स्थानीय स्वशासन उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव सभ्यता। ठीक है, अथर्ववेद में ग्रामीणी शब्द, अथर्ववेद में हमें कौन सा शब्द मिलता है? ग्रामीणी। मौर्य काल में ग्रामिकी शब्द, और मुगल काल में मुकद्दम का पद इत्यादि स्थानीय शासन की ऐतिहासिकता का प्रमाण है। मतलब देखो, केंद्र में तो हर जगह राजा होता ही था, ये तो हमने पढ़ा है, लेकिन छोटे छोटे जो भाग हैं, मतलब उस काल में भी जो गांव होते थे, देखो अथर्ववेद में हमें ग्रामीणी शब्द का उल्लेख मिला है, मतलब कुछ तो था उस समय गाँव में शासन वगैरह, है ना। मौर्य काल में ग्रामिकी मिला है, मतलब मौर्य काल में भी ग्राम जैसी सभा का गठन किया गया था। और मुगल काल में हमें क्या मिला है? मुकद्दम मिला है। तो ये सब स्थानीय स्वशासन के ही प्रतीक माने जाते हैं। इसका प्रमाण है कि उस काल में भी हमारे यहाँ पे स्थानीय स्वशासन विद्यमान था। अब देखो, ब्रिटिश काल के दौरान सर्वप्रथम 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई, और रिपन को भारतीय स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बात पूछी गई है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अंग्रेज अधिकारी था, 1882 में सबसे पहले इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। तो 1882 में तो यहाँ पे हमारे ब्रिटिश शासन था, तो ब्रिटिश शासन में उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड रिपन, जिसने सबसे पहले स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी, इसलिए इन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, लॉर्ड रिपन को। ठीक है, ये बात है 1882 की। फिर हम चलते हैं 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना करके भी स्थानीय शासन को वरीयता दी गई। देखो, अब 1919 में हमने पढ़ा था कि प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया था। तो द्वैध शासन में क्या किया गया था? प्रांतों के विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया था, आरक्षित और हस्तांतरित विषय। तो देखो दोस्तों, मेन तो उस समय भी केंद्र होता था, लेकिन प्रांतों में स्वशासन लाया गया। मतलब प्रांतीय स्वशासन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? द्वैध शासन से हुई थी, जो 1919 के अधिनियम में लाया गया था। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भी गांधी जी ने कहा था कि भारत गाँव है, इसे ग्राम स्वराज्य भी कहा जाता है। गांधी जी की तो धारणा ये थी कि भारत है ही गाँव का देश, तो गाँव का विकास यहाँ पे होना चाहिए, तो उन्होंने ग्राम स्वराज्य की अवधारणा दी थी। फिर देखो 1950 में
लागू भारत के संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया। देखो दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया था कि अनुच्छेद 12 से 35 तक तो है मौलिक अधिकार। जो मौलिक अधिकार होते हैं उन्हें राज्य के द्वारा लागू करना जरूरी है, अनिवार्य है, ठीक है। और जो 36 से 51 तक है वो है नीति निर्देशक तत्व। अब नीति निर्देशक तत्व वो होते हैं जिनको लागू करना राज्य के स्वयं की इच्छा पर डिपेंड होता है कि राज्य चाहे तो लागू करे, चाहे तो ना लागू करे। तो 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो हमारा अनुच्छेद 40 भाग 4 का अनुच्छेद 40, तो 40 कौन से में आएगा? 36 से 51, मतलब नीति निर्देशक तत्व हैं हमारे भाग 4 में। अब उनको लागू करना तो सरकार की इच्छा पर डिपेंड होता है। तो भाग 40 में कह दिया गया था कि पंचायतों का गठन किया जाए, है ना, मतलब गाँव में शासन चलाने के लिए पंचायतें बनाई जाएं। लेकिन उस समय दोस्तों ये लागू नहीं हुआ क्योंकि ये स्वयं राज्यों की इच्छा पर था, और उस समय तो राज्यों के पास ना इतना पैसा था, देश आज़ादी तो हुआ था, तो ये गाँव में प्रशासन लाना तो बहुत दूर की बात है। उस समय तो लोग अपने अपने जो मेन केंद्र हैं, जैसे बड़े बड़े शहर हैं, उनको संभालना ही मुश्किल हो रहा था। लेकिन हमारे संविधान के अनुच्छेद 40 में जब संविधान लागू हुआ था तभी लिख दिया गया था कि पंचायतों की स्थापना की जाए, ठीक है। अब देखो दोस्तों, 2 अक्टूबर 1952 को नेहरू मंत्रिमंडल द्वारा, जब नेहरू जी की सरकार थी तब नेहरू जी ने 2 अक्टूबर, डेट याद रखना दोस्तों, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम मतलब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP की शुरुआत करके स्थानीय स्वशासन को वरीयता दी। देखो, सबसे पहले नेहरू मंत्रिमंडल ने 2 अक्टूबर 1952 को, ये बहुत पूछते हैं दोस्तों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किसने की थी? नेहरू जी ने की थी। कब की थी? 2 अक्टूबर 1952 को की थी। ये 2 अक्टूबर की डेट याद है ना? 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ था, और गांधी जी ही बोलते थे कि गांव का विकास किया जाना चाहिए। इसलिए गांधी जी का जन्म दिवस पर, विशेष रूप से गांधी जी के जन्म दिवस पर ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। और इसमें क्या कहा गया था कि नेहरू जी ने ये कहा था कि हमारे देश में जो छोटी छोटी इकाइयाँ हैं, हमारे गांव हैं, उनका विकास किया जाना चाहिए, है ना, क्योंकि वो अभी बहुत पिछड़े हैं। इसलिए वो ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम लेके आए थे, ठीक है। ये 1952 की बात हो गई। अब 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया गया, जिसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अध्ययन अथवा परीक्षण करने के लिए गया। इसलिए BR मेहता कमेटी ने अनुशंसा की कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सशक्त बनाने के उद्देश्य से ग्रामीण स्वशासन में जन सहभागिता के स्तर को बढ़ाने के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज बनाई जानी चाहिए। अब त्रिस्तरीय पंचायती राज क्या होगी? गाँव में ग्राम पंचायत, ब्लॉक या खंड में पंचायत समिति, और जिलों में जिला परिषद। अब देखो दोस्तों, 1952 में जो नेहरू जी ने CDP का कार्यक्रम लेके आए थे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसमें उन्होंने क्या कहा था कि गाँव का विकास किया जाए, ये इसलिए ये कार्यक्रम लेके आए थे, है ना, 52 में। तो 1957 में इसी सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जांच के लिए नेहरू जी ने एक समिति बनाई। बहुत इंपॉर्टेंट समिति है दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है ना। तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने को क्या बोला गया कि जो CDP का कार्यक्रम आया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, उसकी जाँच करो कि उसने क्या काम किया, है ना। तो इसका अध्ययन करने के लिए समिति बनाई गई थी। फिर BR मतलब बलवंत राय मेहता कमेटी ने अध्ययन किया और उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सशक्त बनाने के लिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे कि पहले तो एक केंद्र है ना, हमारी संघ है, संघ से ही सारा शासन चलता था, है ना। लेकिन फिर बाद में ज़रूरत महसूस हुई कि क्योंकि हमारे गांव बहुत पिछड़े हुए रह गए थे, तो ज़रूरत महसूस हुई कि यार संघ का तो विकास हो रहा है लेकिन गांव तक तो संघ पहुंच ही नहीं पा रहा। अब भाई एक प्रधानमंत्री कहाँ कहाँ तक पहुँच सकता है ना। तो इसलिए ज़रूरत है हमें कि लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण किया जाए। ये तो है केंद्रीकरण कि हमारा केंद्र मजबूत होना चाहिए, है ना। जब आज़ाद हुआ था भारत तब तो केंद्रीकरण को माना गया था कि केंद्र मजबूत होगा तो हम पे कोई बाहरी देश आक्रमण नहीं कर पाएगा और राज्य विभाजित नहीं हो पाएंगे, है ना। उस टाइम ये भी तो डर था कि जैसे पाकिस्तान अलग हो गया था और राज्य डिमांड ना करने लग जाए अलग होने की, है ना। इसलिए उस टाइम तो केंद्रीकरण को महत्व दिया गया था। लेकिन बाद में ये देखा गया कि भाई केंद्रीकरण से तो देश का विकास नहीं हो सकता, इसलिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की ज़रूरत है ना। तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने ये बात बोली कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को करने के लिए ज़रूरी क्या जरूरी है कि ग्रामीण लोगों को
शासन में लाया जाए, मतलब उनकी सहभागिता बढ़ाई जाए शासन में, है ना। और यह सहभागिता हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं? पहले तो सिर्फ हमारा केंद्र से शासन चलता था, इन्होंने कहा कि 3 तरह की हमारे शासन को 3 भागों में बांटा जाए। त्रिस्तरीय पंचायती राज अपनाया जाए। कौन सा? कि गाँव में तो ग्राम पंचायतें शासन करेंगी, ब्लॉक स्तर पर एक पंचायती समिति बनाई जाए और जिलों स्तर पर क्या बनाई जाए? जिला परिषद बनाई जाए। बाकी राज्यों में तो राज्य सरकारें थी, है ना। लेकिन इन्होंने कहा कि जैसे केंद्र में केंद्र सरकारें थी, राज्य में राज्य सरकारें थी, अब इन्होंने कहा है कि जिलों के लिए जिला परिषद बने, फिर जिलों से नीचे जो खंड होते हैं उनके लिए पंचायत समिति बने, और फिर जो गांव होते हैं उनके लिए ग्राम पंचायत बने। तो सबसे पहले पंचायत समिति, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लाने का सुझाव किसने दिया दोस्तों? बलवंत राय मेहता कमेटी ने। और बलवंत राय मेहता कमेटी कब आई थी? 1957 में आई थी, है ना। अब बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिशें दोस्तों सभी को बहुत पसंद आई, है ना। इन्होंने कहा कि बात है, अगर हम अपने शासन को ऐसे 3 भागों में बांटते हैं तो हो सकता है कि हमारे सारे देश का विकास हो सके, छोटी छोटी इकाइयों का विकास हो सके। तो इसी की अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए 2 अक्टूबर 1959 को BR कमेटी की अनुशंसाओं का अनुसरण करते हुए राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में पंचायत राज का शुभारंभ कर दिया, और प्रधानमंत्री नेहरू और राज्य के तत्कालीन CM मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा यह किया गया। अब देखो दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि सबसे पहले भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कहाँ किया गया? भारत में किया गया। कब किया गया? 57 में तो सिफारिशें दी थी। 2 अक्टूबर 1959 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों। संपूर्ण भारत पंचायती राज कब लाया गया? 2 अक्टूबर 1959 को। लाने वाला राज्य कौन सा था? राजस्थान। अब हम राजस्थान के हैं तो ये भी याद रखना चाहिए कौन से स्टेट में? नागौर में। कौन से जिले में? बगदरी गांव में। सबसे पहले नागौर जिले के बगदरी गांव में सबसे पहले पंचायत राज का शुभारंभ कर दिया गया, और शुभारंभ करने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री नेहरू जी हमारे यहाँ पे आए थे, और उस समय यहाँ पे हमारे CM थे मोहनलाल सुखाड़िया। तो दोनों चीज़ें याद रखनी है कि नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को शुभारंभ हुआ था। भारत में सबसे पहला राज्य था भारत ऐसा, है ना, राजस्थान ऐसा, और उस समय हमारे CM थे मोहनलाल सुखाड़िया, और प्रधानमंत्री नेहरू जी ने स्वयं शुभारंभ किया था। ठीक है। अब 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज को अपनाने वाला दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश बना था। कई बार दूसरा राज्य भी पूछ लेते हैं, तो दूसरा राज्य था दोस्तों आंध्र प्रदेश। अब शुरुआत हो गई पंचायत समिति की। देखो दोस्तों, सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कर दी रिपन ने, है ना। फिर 1919 में ने भी स्वशासन को, स्थानीय स्वशासन को महत्व दिया, है ना। ठीक है। उसके बाद में हमारा देश हो गया आज़ाद। फिर आज़ाद हो गया तो फिर 1950 में, नहीं 1952 में, 2 अक्टूबर 1952 को बनाया गया ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम, है ना। फिर इस 52 वाले के जांच के लिए आया बलवंत राय कमेटी, है ना। बलवंत राय कमेटी की कब आई बलवंत राय? 1957 में। अब इसके सिफारिशों पर 1959 में आई पंचायती राज समिति। अब भारत में पंचायती राज का शुभारंभ हो गया, है ना। अब लेकिन शुभारंभ तो हो गया, अब पंचायती राज किस तरह से काम कर रहा है वो भी हम देखते हैं। क्यों फिर पंचायती राज को संविधान में संशोधन करके जोड़ने की ज़रूरत महसूस हुई? ये क्यों हुआ, है ना। ये तो दोस्तों यहाँ पे सिफारिश कर दी और सरकार ने मान भी ली, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि कोई कानून नहीं बना, ऐसा कोई संविधान में संशोधन नहीं बना, संविधान में कहीं लिखा नहीं गया कि संपूर्ण राज्य, सारे राज्य पंचायती राज को अपनाएंगे। अभी भी यही था कि जिसकी इच्छा हो वो अपना लो, है ना। अब देखो 59 में शुरुआत हो गई। अब 1964 में सादिक अली कमेटी आई। सादिक अली कमेटी की सिफारिश पर प्रधान और जिला प्रमुखों के चुनाव को और अधिक प्रतिनिधिमूलक बनाया जाए। अब दोस्तों कुछ कमेटी आ रही हैं, बस आपको इतना याद रखना है कि ये पंचायती राज से संबंधित हैं। अभी तक जो पढ़ाया इंपॉर्टेंट वही बातें हैं, थोड़ी सी जनरल नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है ये सब चीज़ें, तो मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ा देती हूँ। 64 में एक सादिक अली कमेटी बनाई गई। इसने क्या कहा कि प्रधान और जिला प्रमुख के जो चुनाव हैं उनको ज़्यादा प्रतिनिधिमूलक बनाया जाए। 1973 में गिरधारी लाल व्यास कमेटी आई और उन्होंने कहा कि ग्राम सचिव और ग्राम सेवक के पद को और अधिक दक्ष और सक्षम बनाया जाए। ठीक है। 1977 में, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1977 में मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्रित्व काल में अशोक मेहता कमेटी का गठन किया गया और अशोक मेहता कमेटी ने द्विस्तरीय पंचायती राज की घोषणा की। देखो उसने तो की थी बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज। अशोक मेहता कमेटी आई। अशोक मेहता, क्योंकि पंचायतें
ढंग से काम नहीं कर रही थी। तो ये बार बार में कमेटियाँ इसलिए बनाई जा रही थी कि जांच करो कि क्यों पंचायती राज ढंग से काम नहीं कर रही। तो 77 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, उनकी अध्यक्षता में अशोक मेहता कमेटी बनाई। ये कमेटी आपको याद रखनी है दोस्तों, ये भी याद रखना है कौन से सन में आई और कौन से प्रधानमंत्री थे। कमेटी का नाम क्या था, अशोक मेहता कमेटी। क्यों याद रखनी है, क्योंकि इसने द्विस्तरीय पंचायत की का सुझाव दिया था कि पंचायतों में द्विस्तरीय पंचायती राज बनाया जाए, अर्थात इन्होंने ब्लॉक स्तर की समाप्त करने की बात कह दी। इन्होंने कहा कि गांव में पंचायत होनी चाहिए और जिलों में जिला परिषद होनी चाहिए। ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति बनाई जा रही है उनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एक आपको याद रखनी है। फिर 1983 में हनुमंत राय कमेटी आई। इसने कहा कि वित्तीय पोषण की अनुशंसा की, मतलब पंचायत तो आपने बना दी लेकिन पंचायतों के पास पैसे तो नहीं है, वो काम कहाँ से करेंगे। अब देखो, जैसे पंचायत हमारे गांव की होती है, उनको गवर्नमेंट फंड देती है, तभी तो वो गांव में सड़क बनाती है, हेडपम्प लगवाती है ना, ये सब करती है। लेकिन फंड की तो कोई व्यवस्था करी नहीं गवर्नमेंट ने अभी तक। तो फिर हनुमंत राय कमेटी पोषण की ज़रूरत है पंचायतों को। 1985 में GV राव कमेटी ने भी पंचायतों के लिए नियतकालीन चुनाव की अनुशंसा की। अब पंचायतें तो बन गई दोस्तों, लेकिन इनके चुनाव होते नहीं थे। कोई सरपंच के लिए खड़ा ही नहीं होता था। क्यों खड़ा होगा भाई, क्यों माथापच्ची लेगा, ना उनके पास पैसे होते हैं, ना उनके पास कोई अधिकार है ना, तो कोई खड़ा ही नहीं होता था। तो GV राव कमेटी ने अनुशंसा की कि भाई पंचायतों के चुनाव निश्चित करवाए जाएँ। ये ज़रूरी है कि निश्चित समय पर पंचायतों के चुनाव करवाए जाएँ। अब दोस्तों 1986 की जो लक्ष्मी मित्तल सिंघवी कमेटी है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया, कमेटी ने ग्राम सभाओं को वरीयता देते हुए कहा कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए और जिसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता है। सबसे लक्ष्मी मित्तल कमेटी ने कहा था सबसे पहले कि पंचायतों को संवैधानिक बनाया जाए, मतलब संविधान में संशोधन करके पंचायत को संविधान में लिखा जाए ताकि हर राज्य इसे कठोरता से लागू करे, है ना। 1989 में PK थुंगन कमेटी ने भी पंचायती राज को के नियोजन की अनुशंसा की। तो दोस्तों अभी तक जितनी भी कमेटी आई हैं उनमें 3 ही इंपॉर्टेंट है। एक तो बलवंत राय कमेटी जो 1957 में आई थी, जिसने सबसे पहले पंचायत राज की अनुशंसा की थी। फिर एक 1977 की अशोक मेहता कमेटी, इसने द्विस्तरीय पंचायती राज की अनुशंसा की थी। और एक है ये 1986 की लक्ष्मी मित्तल कमेटी। इसने क्या कहा, इसने कहा कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब इन्होंने कह दिया तो अब शुरू होता है पंचायतों को संविधान में लाने का काम, है ना। वो कैसे कैसे आई, 1990 में राजीव गांधी के काल में पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा देने के उद्देश्य से संसद में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, लेकिन विधेयक पास नहीं हो पाया। सबसे पहले राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे जिनके काल में पंचायतों को संविधान में लाने संशोधन पास नहीं हो पाया। फिर 1992 में PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री काल में 73वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे लोकसभा ने 22 दिसंबर 1992 को और राज्यसभा ने 23 दिसंबर 1992 को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। और देखो अब किसके काल में हुआ, 1992 में आया। प्रधानमंत्री थे उस समय PV नरसिम्हा राव। कौन थे, PV नरसिम्हा राव। कौन सा संशोधन है, 73वां संशोधन, है ना, जिसे लोकसभा ने कब पास किया, 22 दिसंबर 1992 को। और राष्ट्रपति उस समय थे शंकर दयाल शर्मा। उन्होंने 20 अप्रैल 1993 को स्वीकृति दे दी और 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लागू कर दिया गया, जिनसे क्या हुआ, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिल गया। अब दोस्तों 1992 में नरसिम्हा राव की जब सरकार थी तब पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा आखिर में मिल गया। संविधान में 73वां संविधान संशोधन हुआ। डेट कब से लागू हुआ, संशोधन तो था 73वां संविधान संशोधन 1992, जिसे लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल 1993 से संपूर्ण भारत में पंचायती राज अब संवैधानिक दर्जा हो गई, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, भारत में पंचायती राज लागू कब हुआ, 24 अप्रैल 1993 को। लेकिन राजस्थान में इसके 1 साल बाद लागू हुआ है दोस्तों। राजस्थान में पंचायती राज लागू हुआ है 23 अप्रैल 1994 को। और भारत में नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा मिला है दोस्तों 1 जून 1993 को। ये हम आगे पढ़ लेंगे, ऐसे ही जानकारी के लिए लिखा हुआ है। तो ये था दोस्तों संवैधानिक इतिहास। मैंने शायद आपको वीडियो में ये सब रटवा दिया है। अगर वीडियो को आप 2-3 बार देख लोगे चलते फिरते तो ये सारी बातें आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी। इसमें कोई आपको बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे संवैधानिक दर्जा, मतलब 73वां और 74वां संविधान संशोधन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है पंचायती राज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई
में कमेंट करके मुझे बोले, अगले वीडियो में मैं उस कन्फ्यूज़न को क्लियर कर दूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।